यस, तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। यूपी जुडिशरी प्री क्रैश कोर्स में हमें काफी सारे सब्जेक्ट करने। देखिए, पॉलिटी के साथ हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, ठीक है। 3 क्लासेस पॉलिटी की कराएंगे और 3 क्लासेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। इससे क्या होगा ना कि आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, कि बहुत मोनोटोनस ना लगने लगे। पॉलिटी बस मेरा उठाने का ऑब्जेक्ट केवल इतना था कि पॉलिटी हम उठा लेंगे तो हम लॉ के साथ साथ जीएस पेपर का ठीक ठाक, मतलब हम लोग 40 to 45 मार्क्स जो हैं हमारे 450 में, वो हम इस सेक्शन से कवर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका लॉ और इसका पार्ट है। पता है ना, आपको समझा दिया था मैंने फर्स्ट क्लास में कि दोनों ही जगह क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम दोनों ही सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो अभी हम लोग क्योंकि पॉलिटी कर रहे थे, देखिए पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं पॉलिटी में, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो जीएस या लॉ के पेपर में आए ना, ठीक। एक मिनट देखिए जरा, बोर्ड की विजिबिलिटी कम है क्या? वाइटनेस लग रही है क्या आज बहुत, या मुझे ही ऐसा लग रहा है? ब्राइटनेस अब ज्यादा लग रही है क्या, कि ठीक है? नहीं मैम, जो लिख रहे हैं आप दिख रहा है। दिख रहा है बस, ठीक, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं, जिसे मैंने बताया था आपको 12 शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको लर्न होने चाहिए। आप लोगों ने किया, शेड्यूल लर्न किए? हाँ, पहले ही डे फर्स्ट डे बोल दिया था मैंने, शेड्यूल लर्न करना है, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आने हैं, और हमने यहां तक कवर कर लिया था। एक मिनट, एक स्टूडेंट का कॉल है प्लीज, हाँ, क्लास के। जी, जी बताइए। हाँ, नहीं नहीं, क्यूआर कोड था और एक यूपीआई था, दोनों है, उसी पे होगा। यूपीआई भी है, क्यूआर है, किसी में भी कर लीजिए। दोबारा भेजे क्या? नहीं नहीं, इनवैलिड नहीं बेटा, उसी पे होता है, नंबर पे नहीं है, क्यूआर पे है। जो नंबर से बात कर रहे हो इस नंबर पे नहीं है, ठीक है। क्यूआर है, या फिर आप यूपीआई पर करिए, जो दोनों भेजा है उसी पर करिए, उसी पे होता है, क्लास का वही है, ठीक। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, ओके। सॉरी। तो अब आप लोग का क्या निकालना था? फंडामेंटल राइट्स निकालने थे। उससे पहले हो गया था ना सिटीजनशिप, कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। कंसेप्ट यस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 9 में था। अब आप आ जाओ मैम। फंडामेंटल राइट्स पर। अब फंडामेंटल राइट्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे? फंडामेंटल राइट्स से पहला क्वेश्चन कैसे आता है? द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया? बताइए कहां से लिया है, कहां से बोरो किया है? यूएसए। यूएसए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। यूएसए से लिया है हमने फंडामेंटल राइट का। बस अब ये मेंस का टॉपिक नहीं है कि हम एफआर के बारे में पढ़ें कि एफआर क्या है। पहला क्वेश्चन ये कि हमने बोरो कहां से किया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वेदर फंडामेंटल राइट आर जस्टिफिएबल। बताइए, फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल है कि नहीं है? अगर फंडामेंटल यस। राइट वॉलेट होते हैं, इन केस ऑफ वॉलेशन वी कैन अप्रोच टू द कंसर्न हाई कोर्ट एंड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यस, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। सो आंसर इज डेफिनेटली यस, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, न्यायोचित, मतलब हम न्याय लेने के लिए जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है और जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है प्री में, वो ये होता है, ऑप्शन कुछ इस तरह से देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। ऑप्शन होगा व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन ये होगा फंडामेंटल राइट के संबंध में कौन सा कथन सही है। ओके, अब देखिए जब फाउंडेशन की क्लास होती है तो फंडामेंटल राइट को मैंने डिटेल से पढ़ाया है, क्योंकि हम क्रैश में हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट प्री क्लियर करना है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। तो क्या कथन सही है? ऑप्शन 1 होगा एब्सोल्यूट, कि फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट जो है वो आत्यांतिक है, पूर्ण है, इनमें कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है फंडामेंटल राइट आर जस्टिफिएबल, ठीक है, मतलब हम न्यायालय में जा सकते हैं इसके वॉयलेशन पर। तीसरा ऑप्शन होगा फंडामेंटल राइट आर क्वालिफाइड एंड
जस्टिफिएबल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वालिफाइड एंड जस्टिफिएबल, ये आंसर सही होता है। सही क्यों होता है वो मैं बता रही हूँ। क्वालिफाइड देखिए एब्सोल्यूट तो है नहीं, बता कंफर्म है ना आप लोग को। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज एब्सोल्यूट है, मतलब वो बियॉन्ड, मतलब विदाउट कंट्रोल है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। हर फंडामेंटल राइट पर लिमिटेशन है। आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। आर्टिकल 21 इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा प्री में। यस, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। दूसरा ऑप्शन यस, क्या फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल है? इन केस ऑफ वायलेशन यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट। आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, ये तो सही है। अब तीसरा, क्वालिफाइड एंड जस्टिफिएबल, ये ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें बता रहा है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब होता है विद कंडीशंस। क्लियर है? विद कंडीशंस। तो यस, ये वाला पार्ट सही है। फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं ना, वो क्वालिफाइड नेचर के हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्वालिफाइड नेचर के हैं, लिमिटेशन है। हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन है, 19 पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन है। ओके हर्ष, तो ये वाला ऑप्शन आप करेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड भी है, जस्टिफिएबल भी है। इस बच्चे को व्हाट्सएप से जिसमें मैसेज आया उनको मैसेज कर दो यस रिसीव्ड, ठीक है, गॉट इट, या फोन करके बोल देना, सवन नाम है उनका, ठीक है। जस्टिफिएबल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वालिफाइड एंड जस्टिफिएबल। क्लियर है? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको हमको पढ़ाने में फाउंडेशन में आप लोगों को पता है टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि ये प्री के क्रैश कोर्स में, ये मतलब नहीं कि हम बस बेराक्टी रीड कराएंगे, कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको करवा दे रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि विच वन इज सुपीरियर, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा। बाकी हम अभी रीडिंग करा रहे हैं बेराक्टी। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से ये लिखते जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। विच वन इज सुपीरियर, या अगेन क्वेश्चन आएगा रीजन और असर्शन का। रीजन असर्शन का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, इसमें रीजन असर्शन मिल सकता है और इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कुछ रीजन दे देंगे। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स और द ह्यूमन राइट्स और द इनहेरेंट राइट, कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे अंतर्निहित अधिकार हैं, ठीक है, या ग्रांटेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, ऐसे रहेगा, ठीक है। और फिर असर्शन रहेगा, या ये इंपॉर्टेंट राइट है, जस्टिफिएबल राइट है, और फिर असर्शन। रीजन असर्शन करने की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एमसीक्यूज वो हमारे यहाँ आपको मिलेगा प्री के टेस्ट सीरीज में। रीजन असर्शन के सवाल सबसे ज्यादा गलत होते हैं बच्चों के, आता हुआ सवाल भी गलत होता है, और रीजन असर्शन आपको 4 5 6 मिल जाएगा आराम से। तो फंडामेंटल लाइन एंड डीपीएसपी से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच वन इज सुपीरियर। तो ध्यान दीजिएगा, नो वन इज सुपीरियर, ना एफआर सुपीरियर है ना डीपीएसपी सुपीरियर है। डिफरेंस बस इतना है कि एफआर आर डायरेक्टली जस्टिफिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, डीपीएसपी डायरेक्टली जस्टिफिएबल नहीं है, डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इतना बस डिफरेंस है। इसमें जो केस लॉज है, इसमें कौन सा, बताइए कौन सा रूल अप्लाई होता है, कौन बताएगा मुझे? हार्मोनियस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हाँ, द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये याद रखिएगा कि हार्मनी होना चाहिए। कोर्ट का काम है बैलेंस करना, विधायिका का काम है, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का काम है दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना, हार्मनी बिठाना, ये याद रखना है। अब आ जाइए आप लोग पार्ट थर्ड निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफआर से मिल सकता है आपको, कि एफआर जो है या पार्ट थर्ड ऐसे आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको मैच करने को आएगा। यही सब बस प्री निकालने की टेक्निक होती है, ठीक है। मैच करने को आएगा जिसमें ऐसे रहेगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी डीपीएसपीस या सिटीजनशिप, इस तरह से रहेगा, और पार्ट दिया थर्ड फोर्थ, ठीक है, सेकंड, इस तरह से रहेगा आपको, ठीक, 4A ऐसे। तो ये आपको फिर पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स को हमको पार्ट इससे मैच करना है, इसके लिए आपको पार्ट्स याद होने चाहिए। क्लियर है? पार्ट याद होने चाहिए, कौन कौन से पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक करवा दूंगी। क्लियर? जो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा पार्ट याद नहीं करना होता है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक करवा देंगे। ये एक क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और आएगा, यहीं पर समझ लीजिए,
एक क्वेश्चन आएगा कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं थे, जैसे पार्ट 4A। बताइए पार्ट 4A सब पढ़ चुके हो आप लोग, पार्ट 4A कब ऐड हुआ था? एडेड बाय कि 42nd? फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुई थी? 42nd 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये। फिर ऐसे ही पार्ट 12 ठीक है, उसमें म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज, ये कुछ चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। तो पार्ट्स भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कुछ पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप निकाल लीजिए पार्ट 3 अपना, पार्ट 3 निकालिए बिहार एक्ट में। उसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। तो पार्ट 3 में सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। फिर आपका आता है कि पार्ट 3 में कोई जो आर्टिकल 12 है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये प्री मेंस इंटरव्यू सबका टॉपिक है। आर्टिकल 12 तीनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट क्या है? तो देखिएगा आर्टिकल 12 जो है ना, वो हमें कोई फंडामेंटल राइट एज इट इज ग्रांट नहीं करता है। आर्टिकल 12 में आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, बट वहां पर क्या किया है, डिफाइन किया गया स्टेट को। तो अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि पहला तो एक थ्योरेटिकल डायरेक्ट एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन कि स्टेट को कहां डिफाइन किया है। तो स्टेट को डिफाइन किया आर्टिकल 12 में। ये स्टेट की डेफिनेशन किसके किसके लिए है? एफआर के लिए एंड डीपीएसपीज के लिए। क्योंकि आप आर्टिकल 35 में भी देखोगे ना, तो भी वही कहा है कि स्टेट वही है जो 12 में डिफाइन है। ठीक, तो आर्टिकल 12 में हमने राज्य को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज। कैसी डेफिनेशन है स्टेट की? तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज इंक्लूसिव इन नेचर। इंक्लूसिव है मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। जैसे हमने बता दिया ना किसी भी चीज को कि ये डेफिनेशन है इसकी, स्टॉपल की ये डेफिनेशन है, फैक्ट इन इश्यू की ये डेफिनेशन है, फैक्ट की ये डेफिनेशन है, हाँ, सम्मन की, बेल की ये डेफिनेशन, ऐसा नहीं है। स्टेट की डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर की है। जो जो कुछ आर्टिकल 12 में बताया है उसमें बहुत कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं थ्रू दी कोर्ट्स। ओके, तो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इंक्लूड करने वाली है। बहुत सारी अथॉरिटीज जो हैं वो स्टेट में ऐड हो सकती हैं, ये याद रखिएगा। प्रांजलि आपको समझ आ रहा है? जी मैम। ओके, उत्कर्षा, बाकी लोग को तो आएगा समझ में, क्योंकि बाकी तो मुझे पता है। ये लोग, उत्कर्षा आपको आ रहा है? यस मैम, यस मैम। बाकी काफी स्टूडेंट क्लास में है नहीं। चलिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए आप लोग, एक ये भी जरूर याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स की कितनी कैटेगरी हैं। प्री का ना, प्री निकालने का बड़ा ट्रिक होता है। प्री में तो कितनी कैटेगरी है? तो देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट। ये सब प्री के ही टॉपिक हैं, इसमें कुछ नहीं है कि ये आसान है, ये मुश्किल है। देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू इक्वालिटी, जैसे चाहे तो आप लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम आएंगे स्टेट पर। क्या स्टेट है, क्या स्टेट नहीं है, इससे क्वेश्चन आते हैं, अथॉरिटीज आती हैं, केस लॉ बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख लीजिए, देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट। ये क्वेश्चन पहले जो होते थे 7 कैटेगरीज थे। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। तो देयर आर 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन सी है? नंबर 1 लिख लीजिए फटाक से, यहाँ पे मैच करने को आ जाता है। जैसे आप जब पढ़ते हो ना, तो पढ़ते समय आपको लगता है इक्वलिटी आर्टिकल 14 में है, ठीक है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी टिक करने आएगा तो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये हलवा क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता है ये आएगा, इधर रटे रहते हैं। तो आपने गलती की ना, तो आप समझिए आप आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई, क्योंकि ये सवाल सबको पता है ऐसे। ये बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन बताना जरूर है क्योंकि आते हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी की, यहां पर लिख लीजिए राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट कैटेगरी राइट टू इक्वालिटी की। तो ये क्वेश्चन आएगा राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है। जैसे 14 दे देंगे केवल, तो कुछ बच्चों को लगेगा अच्छा 14 ही है, कुछ कुछ को 14-15 दे देंगे, तो 14 to 18 है राइट टू इक्वालिटी। दूसरी कैटेगरी लिखिए राइट टू फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम। अब पता चला फ्रीडम, आपको लगेगा अरे 19 में ये बात की गई है फ्रीडम की, 20 तो प्रोटेक्शंस की बात करता है, 21 तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो अगर आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा तो गलत कर दोगे। तो 19 to 22
राइट फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये कुछ नया नहीं है जो मैं नया बता रही हूँ, ठीक है। ये पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि ये, लेकिन क्योंकि पैटर्न है, ये सवाल आते हैं तो बिल्कुल तैयारी, हम तो मान के चलेंगे ना कि आप लोग को नहीं कुछ नहीं आता, इसलिए हमें तो सब बताना है। राइट टू फ्रीडम दूसरी कैटेगरी है। दूसरा सवाल आता है, तीसरा जल्दी से लिख लीजिए। राइट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 एंड 23 एंड 24 ये, और ये 23 24 ऐसे रटा होना चाहिए इसके अंदर का कंटेंट, क्योंकि यहां से सवाल आता है। ये इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को, तो ये इसको एकदम याद रख लीजिएगा। हम बताएंगे अभी आपको इसमें प्री के लिए क्या पढ़ना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट लिखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पता चले आपको लग रहा है कि केवल आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 to 28 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 टू, ये जितना क्लास क्रैश की चलती जाएगी यूपीजे की, डेली का जितना कंटेंट आपके पास है वो डेली आपको एकदम रटा होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, अच्छा हो गया, राइट टू फ्रीडम भी हो गया ना। नेक्स्ट लिखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो एरियाज हैं जिनको बच्चे फोकस ही नहीं करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 डिनोमिनेशंस आएंगे इसमें। एंड क्या आएगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। कोई बात नहीं हर्ष, माइनॉरिटीज इनको यहां करवा लो इधर, धीमे धीमे कर देंगे। माइनॉरिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे निकलते हैं कॉन्सेप्चुअल प्री में। और लास्ट लिखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पता होगा आपको आर्टिकल 32 से लेकर 35 है, लेकिन बेसिकली 32 आपको प्री के लिए फोकस करना है। अब पता चला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ गया और मैक्सिमम बच्चे केवल 32 लगा के आएंगे, लेकिन जब आप मार्जिनल हेडिंग देखोगे ना तो 32 से लेकर कहां तक दिए गए हैं, 35 तक। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर आप एज पर आ सकते हो। चलिए अब आइए वो आर्टिकल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12। आप लोग अपना बैराक निकाल लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मैंने पहले ही बता दिया, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव इन नेचर की है। स्टेट को डिफाइन करना बहुत शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ क्योंकि क्लास क्रैश की है। स्टेट को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में जो हमें प्रोटेक्शंस मिली हैं, हम इतने डरे थे ब्रिटिशर्स से कि हमने कहा कि स्टेट से हमें ये प्रोटेक्शन मिलेंगी, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 कह रहा है, आर्टिकल 14 जनरल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहा है, 16 प्रमोशन की बात कर रहा है, 17 कह रहा है कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। बट कौन नहीं करेगा, ये सब काम स्टेट नहीं करेगा। तो स्टेट के ऊपर हमने क्या लगाया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इंपोज कर दिया कि यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन इक्वली। आपको सबको इक्वल देखना है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सबके। हमने सेक्युलर कंसेप्ट को लिया कि रिलीजन के बेस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, सबको रिलीजियस फ्रीडम है। हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया, किसके अगेंस्ट दिया, कि स्टेट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस भी इसमें ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो हम राइट दे रहे हैं किसके अगेंस्ट मिल रहे थे, हमें मिल रहे थे स्टेट के अगेंस्ट, जो कि सॉवरेन बॉडी है, जो हमारे लिए सोचेगी। तो पार्ट 3 में हमने जो बेसिक कुछ ह्यूमन राइट्स थे उसमें यहाँ पर रख लिया, और ये राइट जनरली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, बट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, जैसे आर्टिकल 21, ठीक है। तो स्टेट को डिफाइन कर, जैसे मैं कह दूं कि भाई आप ना ये लेके जाओ, या आपके पास मैंने आपको एक स्लिप दे दी, ठीक है, कि वो सामान आप यहां से ले आइए, लेकिन आपको पता तो हो कि आपका जो राइट है वो किसके अगेंस्ट है, ये जो गुड्स को कलेक्ट करने का राइट है वो किसके अगेंस्ट आपको अवेलेबल हुआ, ये तो पता हो। जब आपको पता होगा तभी तो आप वहां जाओगे।
तो आपको ये तो पता हो कि स्टेट कौन हो, तभी तो अगर कल को वो आपके राइट को कर्टेल करेगा तो आप कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 32 और 226 में। दैट वाज द रीजन कि हमें स्टेट को डिफाइन करना था। और स्टेट की हमने जो डेफिनेशन रखी थी वो इसीलिए इंक्लूसिव रखी थी कि कल को बहुत सारी उधर ही रहिएगा, कल को बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होंगी जो स्टेट का काम करेंगी। जैसे रमाज लॉ क्लासेस है, आपको मैं ही दिखती हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सारे काम खुद कर लूंगी, हमें कुछ लोगों को अपने साथ रखना भी पड़ेगा। ऐसे ही स्टेट का मतलब होता है ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी इसका पार्ट नहीं है, अलग आता है। लेकिन ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये जो देखने से इतना सिंपल लग रहा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, क्या ये यही, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी। जैसे स्टेट का काम है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो स्टेट ने क्या किया, अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। तो क्या यूनिवर्सिटी, अब ध्यान से समझिएगा, स्टेट आर्टिकल 14 में स्टेट के ऊपर ये लिमिटेशन है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, क्लियर है ना किसी के साथ में। अब स्टेट क्या है, स्टेट ने यूनिवर्सिटीज बनाई अच्छी एजुकेशन के लिए, हाँ, देयर आर सो मेनी पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो स्टेट का काम करती हैं। स्टेट का काम है वेलफेयर, अच्छी एजुकेशन देना, हेल्थ देना, हाँ, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, रेलवेज भी आएगा इसमें, रोड्स भी आएंगे, बताइए, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, आएगा। तो ये लोग भी वो काम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेट का पार्ट है, ये खुद स्टेट है, क्योंकि ये स्टेट का जो काम है वो ये कर रहे हैं। अब समझ आया, इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना जरूरी था। अब कल को डिस्क्रिमिनेशन करने लगे कि इस कास्ट के बच्चे को एडमिशन मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इस रिलीजन के बच्चे को एडमिशन मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, या इस पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चे इतनी फीस देंगे बाकी के नहीं देंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो जाएगा। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, नो पर्सन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना जरूरी था। बताइए मेरी बात को आप लोग कैच कर पा रहे हो? मेरी बात को कैच कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ी फास्ट हूं। यस मैम। ठीक है, ये इसीलिए हमने स्टेट को डिफाइन किया। तो अब आप आर्टिकल 12 में देखिए, आर्टिकल 12 में जो लिखा है वो तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, इसके अलावा कोर्ट ने जो थ्योरीज दी वो पता होना चाहिए। तो स्टेट में देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जब इसमें गवर्नमेंट लिखा है ना, गवर्नमेंट शोज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव पार्ट। गवर्नमेंट जैसे इस समय किसकी सरकार है सेंट्रल में, बताइए किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। तो हम गवर्नमेंट बात कर रहे हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में जब गवर्नमेंट की बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यस। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे, दोनों, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो लेजिस्लेचर मतलब कोई भी कानून भी आप नहीं बनाएंगे ऐसा जो हमारे एफआर को वॉयलेट करता हुआ हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो एफआर को वॉयलेट करने वाला हो, ठीक है, या कॉन्ट्रावीन करता हो। द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, राज्य भी नहीं करेगा, न राज्य की सरकारें करेंगी ना लेजिस्लेचर करेगा। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बस ये पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्री के लिए याद रखना है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल लोकल। लोकल बॉडीज तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े हैं, लोकल बॉडीज क्या है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, ये लोकल बॉडीज हैं। अदर अथॉरिटीज, ये अदर अथॉरिटीज कौन होंगी? क्या क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी स्टेट में आ जाएंगे जैसे हम? नो। अदर अथॉरिटीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम सारे केस लॉज गए, ठीक है, जिसको मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई है, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस बहुत अच्छा है, आर डी शेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। तो ये जजमेंट में क्या कहा था, ये अदर अथॉरिटीज कि कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, एनसीईआरटी है, देयर आर सो मेनी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, क्या वो स्टेट में आएंगे कि नहीं, ठीक है। तो अदर अथॉरिटी का मतलब ये था। तो जल्दी से केस लॉ लिखिए,
अदर अथॉरिटी, तो अदर अथॉरिटी पर केस लॉज हैं, यही प्री, यही मेंस और यही इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से लिखिए अदर अथॉरिटीज। और लोकल अथॉरिटीज में बता दिया मैंने, म्युनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा। अदर अथॉरिटी में जल्दी से पहला केस लिखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, द डॉक्ट्रिन ऑफ इजस्डम जनरेस, डॉक्ट्रिन ऑफ इजस्डम जनरेस, इजस्डम जनरेस का कंसेप्ट किस केस में इवॉल्व किया, प्री में क्वेश्चन आएगा। और ये इजस्डम जनरेस किस पार्ट से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये स्टेट की अदर अथॉरिटीज से रिलेटेड है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए प्री में, अदर अथॉरिटीज से रिलेटेड है इजस्डम जनरेस। ठीक है, इजस्डम जनरेस का मतलब होता है सेम काइंड, हाँ सेम काइंड। इजस्डम जनरेस का मीनिंग होता है सेम काइंड। ऑड वन इवन पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाते होंगे घरों में, छोटे भाई बहन को, चाचा भतीजे, बहुत कुछ। आप कोई ना कोई तो परिवार में ऐसा होगा जिसके परिवार में एक छोटा बच्चा होगा, तो अगर आपने देखा होगा ऑड एंड इवन पढ़ा होगा, आपने खुद पढ़ा होगा, हाँ सारे फ्रूट्स बने हैं और बीच में एक कार बनी है, तो कार को आउट करोगे, क्यों? क्योंकि इजस्डम जनरेस नहीं लग रहा है, सेम काइंड नहीं है, बस ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तो इसमें इजस्डम जनरेस का कंसेप्ट दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस लिखिए। सुखदेव सिंह, ये 1954 का था पहला वाला केस। अब वैसे तो आना नहीं चाहिए बस, लेकिन कभी कभी ना, अब देखिए पैटर्न ना बदल रहा है जुडिशरी का, तो हो सकता है वो इसमें ऐसे भी बता दें कि आप ना उसको कॉन्सिक्वेंशनल आपको इसको लगाना है कि कौन सा केस पहले आया कौन सा बाद में। तो पहले ये 1954 का था और ये वाला 1975 का है। लिखिए जल्दी, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ठीक है, इसमें एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट इवॉल्व किया गया। इन दिस केस लिख लिया आपने केस का नाम, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975। इन दिस केस द कंसेप्ट ऑफ, इसको मैं बता देती हूँ अभी, कंसेप्ट ऑफ और थ्योरी ऑफ, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, कंसेप्ट ऑफ और थ्योरी ऑफ एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ये इवॉल्व किया गया इस केस में। ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी पहला इशारा किया था शुरुआत में आपको, स्टेट का काम होता है ना, द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू डू वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज। हमें ना राज्य का कल्याण करना है। अगर आपको किसी का सच में कल्याण करना है तो आप बताओ क्या करना चाहिए राज्य को? लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले उनको अच्छी एजुकेशन आप दीजिए, लोग वेल एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन हो प्लस वैल्यू एजुकेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था 2015 में कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि ऑफेंस अगेंस्ट विमेन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरा पहला जवाब था कि सर देयर शुड बी वैल्यू एजुकेशन इन दी स्कूल्स एज वेल एज घरों में हो, एज वेल एज इन दी सोसाइटी। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि मैंने केवल एजुकेशन नहीं बोला था बल्कि वैल्यू एजुकेशन बोला था। शिक्षा तो मिल रही है बट उसमें कितनी वैल्यू एजुकेशन आपको देनी है, उसका महत्व भी हो, उसमें गुण भी हो, तो वैल्यू एजुकेशन। तो स्टेट का काम है वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना वेरियस डिपार्टमेंट्स को, रोड्स, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कम्युनिकेशन, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये सब आप करेंगे। तो इस केस में कहा गया अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टेट के ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, स्टेट के फंक्शन को, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना स्टेट का काम है, अच्छी एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। तो कोई यूनिवर्सिटी है जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर दिया या स्टेट ने क्या किया, रिकॉग्निशन तो एटलीस्ट आप दोगे ही, एड दोगे आप उनको, हाँ तो फुली एडेड होती हैं, है ना, पूरी तरीके से गवर्नमेंट होती हैं या एडेड होती हैं। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी वही काम कर रही है, क्योंकि कॉलेजेस वही काम कर रहे हैं जो स्टेट का है, जो स्टेट का है, तो बताइए ये एज एन एजेंट, जैसे मैं प्रिंसिपल हूं, जैसे एलआईसी है, एलआईसी के एजेंट आपकी कोई एलआईसी कोई पॉलिसी करते हैं, तो उसमें जो भी बातें एजेंट ने आपको बताई होती हैं, कल को वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एलआईसी बाउंड होती है कि नहीं होती है?
क्योंकि एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे हो। बिल्कुल यही कहा इस केस में कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अथॉरिटी जो स्टेट का काम कर रही है, तो बिल्कुल स्टेट के एजेंट की तरह काम कर रही है, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, तो उसको माना जाएगा कि ये स्टेट है। क्लियर है? ये इसको याद रखिएगा। चलिए आगे लिखिए। और वो स्टेट माना जाएगा। पहले कहा जो एक जैसे लगते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटीज हैं, जजडम जनरल्स में ये कहा, तो जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो स्टेट है। लेकिन सुखदेव सिंह के केस में जजडम जनरल्स को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी नहीं है, चाहे स्टेट्यूटरी बॉडी ही क्यों ना हो। ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी ही क्यों ना हो। हर्ष फोन दे देना। ठीक है, चाहे स्टेट्यूटरी बॉडी ही क्यों ना हो, लेकिन ये अगर है तो अगर उनका फंक्शन ये है, बात कर लिया। हाँ ठीक 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 ठीक। तो अगर स्टेट का फंक्शन आप कर रहे हैं तो ये पूरा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। ये केस आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी उतना ही और इंटरव्यू के लिए भी उतना ही। नेक्स्ट लिखिए, आर डी शेट्टी। आर डी शेट्टी लिखकर आ जाए आपके एग्जाम में, या रमन्ना दयाराम शेट्टी लिखकर आ जाए, एक ही बात है। रमन्ना दयाराम शेट्टी या आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है, जो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट सुखदेव सिंह के केस में कोर्ट ने इवॉल्व किया, इसके लिए आर डी शेट्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बड़ी सी गाइडलाइन दे दी कि कैसे पता करोगे कि ये एजेंट है, कैसे पता करोगे कि ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। और ये एक और केस है जिनमें दोनों में सेम ही बात की गई है, उसको भी लिख लीजिए यहीं पर, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, खुद मैंने मेंस में 2 बार लिखा है इस आंसर को। अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, जल्दी से लिखिए, 1981 सुप्रीम कोर्ट। लिख लिया? इन दोनों ही केस में इसको और ब्रॉडर वे दिया गया कि पता कैसे चलेगा कि ये एजेंट है, हमारे आपके कहने से थोड़ी होगा। तो ये टेस्ट, इसमें कुछ टेस्ट दिए गए, जैसे मैं बोल रही हूं, आप इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि हमें कोर्स कंप्लीट करना है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, और सिलेबस बहुत लेंथी है, तो जल्दी से लिखिए इसमें क्या क्या है। इन्होंने कहा कि अगर उस बॉडी को स्टेट फाइनेंशियल एड कर रहा हो, तो हम कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट की तरह है या एजेंट की तरह है। फाइनेंशियल एड कर रहा हो, स्टेट उस पर कंट्रोल रख रहा हो, जैसे अपॉइंट कर रहा हो कुछ लोगों को, या उनका ट्रांसफर करता हो, या उनका प्रमोशन करता हो, या उनको हटा सकता हो, टर्मिनेट कर सकता हो नौकरी से, तो उस बॉडी के ऊपर अगर स्टेट का कंट्रोल है, आइदर द एग्जीक्यूटिव का ही होगा, गवर्नमेंट का ही होगा, कंट्रोल हो, जैसे गवर्नमेंट उसको ना एड दे रहे, जैसे यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट एड देते हैं ना, पैसे देते, एड दे रहे हो। अपॉइंटमेंट में अब आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है, तो अपॉइंटमेंट होता है, उनका प्रमोशन होता है या उनका ट्रांसफर होता है, गवर्नमेंट कर रही है, तो हम मानेंगे कि ये गवर्नमेंट, उसको स्टेट ही मानेंगे, उसकी एजेंसी की तरह मानेंगे। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या वो बॉडी का अपना मोनोपोली है या ये स्टेट के अंडर आ रही है। मोनोपोली तो मोनोपोली तो होगी नहीं, क्योंकि अगर उसमें एड जा रहा है या ट्रांसफर हो रहा है या उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो ये कुछ चीजें बताई गई जिनको आपको ध्यान देना है। फाइनेंशियल एड मिल रही है, कंट्रोल कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कितना है, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, अगर ये सब स्टेट की तरफ से आ रहा है तो डेफिनेटली वो एजेंसी की तरह काम कर रहा है और इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। चलिए दूसरा, ये अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब में भी यही बात थी। तो ये आपके केस लॉज है। अब नेक्स्ट लिखिए जल्दी से, कौन कौन सी बॉडी स्टेट है, कौन कौन सी बॉडी। मैम आज क्रैश की क्रैश, अच्छा 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 अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। अथॉरिटीज लिखिए। नंबर 1, जल्दी जल्दी से लिखिए, जो स्टेट नहीं है पहले उनको लिखिए, जो स्टेट नहीं है उनको लिखिए। चलिए पहला लिखिए, सबसे पहले बीसीसीआई। उसमें से सुनो, मेरे पर्स में से 1 है, उन पर्स में ना 1 है, कहना ये दे दो, मौसी को लगा ऑनलाइन हो गया, तो कल पक्का मिलाई, मुझे लगा हो गया, जरूरत नहीं है। ठीक है, कहना कल 100%।
नहीं नहीं आज दे दो उसको सेटिस्फेक्शन। हाँ बीसीसीआई, ये क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल, निकाल लो, इतना ही है, ठीक है। बीसीसीआई स्टेट नहीं है। किस केस में कहा, ये आपको टिक करने आ सकता है। किस केस में कहा गया, ये आपसे आ सकता है एग्जाम में। जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कह दिया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है। और एससीईआरटी दोनों ही लिखिए, एनसीईआरटी और एफसीईआरटी दोनों ही स्टेट नहीं है। केस का नाम लिख लीजिए, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। चंद्रमोहन खन्ना बहुत पुराना केस है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको बताना, ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है वो मैं बता रही हूं आपको। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, जुडिशरी, क्या जुडिशरी स्टेट है कि नहीं? तो आपका आंसर होगा नो, जुडिशरी इज नॉट स्टेट। जुडिशरी स्टेट के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आता, जुडिशरी स्टेट नहीं है। केस का नाम लिखिए, ये भी खूब आता है मेंस में, रिज्जू प्रसाद शर्मा, प्रसाद ही है ये, मैं सोचेगा मैम ने प्रसाद बोल दिया, प्रसाद नहीं है, प्रसाद, रिज्जू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2015। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट में जुडिशरी स्टेट है और एक में स्टेट नहीं है। तो प्री में सवाल बड़े बारीकी से पढ़िएगा। एट द टाइम ऑफ एक्टिंग एज जुडिशरी, मतलब कोर्ट के दो काम है, प्राइमरी वर्क होता है कोर्ट का टू डू Judiciary जस्टिस ना, न्याय justice. प्रदान करना। तो जब कोर्ट, व्हेन द कोर्ट एक्टिंग एज जुडिशरी, जब कोर्ट ट्रायल कर रही है, वो सारे काम कर रही है जिसमें न्याय प्रदान किया जाता है, तो कोर्ट स्टेट नहीं है, नॉट अ स्टेट। तो स्टेट नहीं है, एकदम याद रखिएगा इसको। लेकिन जब कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है तो कोर्ट स्टेट है। अब कोर्ट कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है, जैसे अपॉइंटमेंट करना। हाँ कई सारे जुडिशरी में आपने देखा होगा सबऑर्डिनेट, जैसे राजस्थान जुडिशरी ले लीजिए, कौन करवाता है, राजस्थान जुडिशरी करवाती है। यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, लेकिन राजस्थान में जुडिशरी करवाती है। एमपी में एमपी हाई कोर्ट कराती है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का अपॉइंटमेंट वगैरह। तो या लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कराना, ट्रांसफर कराना, प्रमोशन कराना, लॉ क्लर्क्स वगैरह की वैकेंसीज निकालना, उन पर अपॉइंटमेंट कराना। तो जब कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है उस समय कोर्ट स्टेट है, उस समय कोर्ट भी उन सारे आर्टिकल से बाउंड है जिससे अदर अथॉरिटीज बाउंड होती हैं। आपको भी इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आप भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जैसे कि स्टेट पर होते हैं। क्लियर है, याद रहेगा आपको ये पॉइंट। इस पर एक केस और है, AR अंतुले वर्सेस RS नायक का, AR अंतुले वर्सेस RS नायक, ठीक है, इसमें भी यही कहा था। चलिए अब लिखिए कौन कौन सी जो बॉडीज हैं वो स्टेट हैं। बताइए क्या लगता है आपको, यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं? तो कोई नई बॉडी भी अगर आ जाए आपके सामने तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, ठीक है। हर चीज पॉसिबल नहीं है देखो कराश में करा पाना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर कोई नई बॉडी आती है तो बस इतना देखिएगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, क्या इसमें अपॉइंटमेंट कौन है, ऑफिसर्स कौन है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, चाहे राज्य की सरकार है चाहे केंद्र सरकार। फिर देखिएगा क्या इस पर ये बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये ऑटोनोमस है, स्टेट के दायरे में नहीं आता, ठीक है।
लेकिन जहां पर स्टेट का कंट्रोल है, चाहे स्टेट आपको फाइनेंशियल एड दे रही है, चाहे अपॉइंटमेंट कर रही है कंट्रोल, तो वो स्टेट में ही आएगा। तो आप बताइए यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं? है ना? लिखिए। यस मैम। हाँ, चलिए। पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो स्टेट हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्टेट है। CSIR ये तो वैसे भी आपके मेंस में आता है फुल फॉर्म। CSIR क्या है इसकी फुल फॉर्म? मेंस में आता है एब्रिविएशन में 1 मार्क्स में। हाँ, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये खूब आता है मेंस में। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1 नंबर का क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म में एब्रिविएशन में। ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यस, ये भी स्टेट है। पीएफसीयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्टेट है। ये आपके जीएस का भी पार्ट है, ये जो पढ़ रहे हो ना आजकल, और ये इधर भी है। दूसरा जल्दी से लिखिए, ISI, इसका भी फुल फॉर्म आता है, बताइए। ISI इंडियन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये भी आपका इसमें आएगा। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ONGC भेल, ONGC भेल, NTPC क्यों, ये सारे PSUs स्टेट में आते हैं। LIC एयरपोर्ट तो RD शेट्टी में ही कह दिया गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। SAIL SAIL स्टील अथॉरिटी, सेल, भेल। बताइए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बताइए बताइए स्टेट है कि नहीं? यस मैम। ऑब्वियसली है। ऐसे अब आप मेरे हिसाब से, आप नया सवाल भी आएगा ना तो आप कर लोगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आ गया, यूनिवर्सिटीज भी आ गई। ट्रांसपोर्ट बताइए आएगा? जो ट्रांसपोर्टेशन है यस मैम। आएगा। चलिए, इसी तरह के सवाल, तो ये स्टेट है और ये स्टेट नहीं है। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 13 पर। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 13, यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेंस तरह से पढ़ाना नहीं है इसमें, इसमें सीधे सवाल आएगा। मेंस में आपको ये तीनों डॉक्ट्रिन्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आर्टिकल 13 में हमारे पास कितने डॉक्ट्रिन्स हैं? बताइए आर्टिकल 13 में क्या क्या पढ़ते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी। ठीक है, सेवरेबिलिटी। तो आर्टिकल 13 में 2 तरीके की बातें हैं, एक तो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है और एक है आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्स हुआ? 26 डे ऑफ नवंबर 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जो भी कानून लागू थे वो आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन से? एक डेट हो गई हमारे पास 26 जनवरी 1950, इससे पहले के जितने भी हैं, इससे पहले के जितने भी वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बाद के जितने भी हैं वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो आप आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 पढ़िए, दैट ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉइड। अंडरलाइन करिए। तो भारत में जितने भी अधिनियम भारत संविधान लागू होने के पूर्व में थे और जो विच दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, अगर वो पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं, पार्ट 3 में क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट। तो अगर ये है हमारे पास फंडामेंटल राइट, खूब सारे, फॉर एग्जांपल इतने सारे हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं पार्ट 3 में, और ये हमारे पास था, ये हमारे पास थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अब अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी लॉ हम देखेंगे, कोई जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो पार्ट 3 में बताए गए फंडामेंटल राइट के ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। पार्ट 3 कह रहा है इक्वलिटी है, तो इस एक्ट में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। पार्ट 3 21 ग्रांट कर रहा है, तो इसमें भी मनमाने तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कह रहे थे कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो एफआर को वायलेट करने वाला हो। तो आर्टिकल 13(1), तो पहला आप डॉक्ट्रिन लिखिए जो पूछा जाएगा, बाकी तो डिटेल में तो आपको मेंस ओरिएंटेड वो आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए इसमें
प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की बात कर रहा है, और यहाँ पर डॉक्ट्रिन लिखिए, पहला डॉक्ट्रिन लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसमें केस लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आया कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट में तो लिखा नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स was formulated in the case of Bhikaji versus state of MP. Bhikaji versus state of MP. ठीक है, लिख लिया, स्टेट ऑफ एमपी। इन्होंने ये बोला, इक्लिप्स का मतलब समझते हैं, छिप जाना होता है। हाँ, इक्लिप्स मतलब छिप जाना। इन्होंने कहा कि ये ए लॉ था, ठीक है, और ये आ गए हमारे फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर द लॉ ऑफ द लैंड, और ये हमारे पास न्यू लॉज, ये पुराने लॉज पड़े हुए थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो क्योंकि ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, नए नए मिले कानून है, संविधान में इनकी गारंटी है, तो इनकी ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनमें का कोई भी इसका कोई भी एक आर्टिकल इनके वॉयलेशन में है, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट। अब इक्लिप्स का मतलब है छिप जाना, तो या तो आप इसको अमेंड कर दो। अगर आप इसको अमेंड कर देंगे उस पोर्शन को, जैसे कोई एक लॉ है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस था, मोटर व्हीकल एक्ट था, पढ़ाया है मैंने आप लोग को, है ना। तो अगर कोई एक आर्टिकल है, उनका एक सेक्शन है जो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, तो आप उस सेक्शन को अमेंड कर दो। जब आप अमेंड कर देंगे, देन दैट लॉ विल अगेन रिवाइव, ठीक है। तो होल लॉ विल नॉट वॉइड, रादर दैट पर्टिकुलर पोर्शन वो कुछ समय के लिए इक्लिप्स हो जाएगा। आप उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, या फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर दीजिए, जिसमें भी अमेंडमेंट हो जाएगा, देन इट विल अगेन रिवाइव। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आर्टिकल 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड है, बस प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक केस लॉ लिखिए, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, अंबिका मिल्स। अब ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पर केस है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। पहला वाला केस जो था वो 13 क्लॉज 1 पर था, और 13 क्लॉज 1 में है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। याद रखिएगा, जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस की बात करता है, कि अगर संविधान लागू होने से पूर्व में कोई लॉ ऐसा था जो संविधान को एफआर को वॉयलेट करने वाला था, तो वो वॉइड हो जाएगा अप टू दैट एक्सटेंट। बट अगर हमने उसमें अमेंडमेंट कर दिया, देन इट कैन अगेन बी रिवाइव। देन आता है 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की, जो कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट और कॉन्ट्रावीन दी फंडामेंटल राइट। मतलब अब से भारत में संविधान लागू होने के बाद राज्य भी और सेंटर भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा। क्लियर है? ये सवाल आया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में, कि क्या अगर कोई कानून बना दिया तो वो वॉइड होगा? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो पूरा तो वॉइड नहीं होगा, ठीक है, उसका उतना पोर्शन वॉइड हो जाएगा उस कानून का। जैसे अभी हमारा आईटी एक्ट था, पता है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट एक्ट वाज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। तो हमने आईटी एक्ट के सेक्शन 66 का वो पोर्शन जो वॉयलेट करता था 19 को, हमने उसको वॉइड डिक्लेयर किया, ठीक है। तो इन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होकर उस लॉ को पूरी तरह वॉइड नहीं करेगा। तो आपको सवाल कैसे आएगा प्री में, ये पूछ लेगा स्टेट ऑफ गुजरात अंबिका मिल्स किससे रिलेटेड है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल से या पोस्ट से? तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगेगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर या नहीं, उससे रिलेटेड है बस। नेक्स्ट लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी मतलब समझते हैं, सेपरेट कर देना। हाँ, सेपरेट कर देना। मान लीजिए मेरे ये नोट्स हैं, या मेरा ये लॉ है,
इस लॉ का ना ये आगे वाले जो प्रोविजंस हैं ये वॉयलेट करने वाले हैं एफआर को, तो मैंने अगर इनको अलग कर दिया और यहां से पीछे रह गया, तो कहने का मतलब यही है सेवरेबिलिटी में अगर किसी पूरे एक्ट में कोई प्रोविजन है जो एफआर को वॉयलेट करने वाला है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्रिन है। ये कहता है पूरे कानून को वॉइड मत डिक्लेयर करिए, उतने पोर्शन को सेपरेट करिए, अलग करिए और उसको वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्लियर है? आर्टिकल 13। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मतलब टू दैट एक्सटेंट दैट लॉ विल बी वॉइड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में जैसे समझ लीजिए ये एक कानून बना, चाहे वो प्री हो या पोस्ट हो, इस कानून में इतने सारे पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, प्रोविजन है। ये बोल रहा है इसके ये ऊपर के दो प्रोविजन है जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड 21 को वॉयलेट करने वाले हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स तो ये कह रहा था ये वाले प्रोविजन है ना कुछ दिन के लिए क्या हो जाएंगे, डोरमेंट पोजीशन में पहुंच जाएंगे, डोरमेंट स्लीपिंग पोजीशन में पहुंच जाएंगे, वॉइड नहीं है बल्कि डेड है, मतलब स्लीपिंग पोजीशन में है। अगर इस लॉ में ही हमने परिवर्तन कर दिया, इस लॉ में हमने चेंज किया और इसको हमने जो जो खराब प्रोविजन थे इसको हटा दिया, देन इट विल अगेन रिवाइव। ये होता था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये रिवाइव हो जाता है, इसमें चांस होते हैं कि ये लॉ दोबारा से आ जाएगा। लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन को बिल्कुल हटा देंगे, निकाल देंगे, इस चैप्टर से हटा देंगे, सेपरेट, क्योंकि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और बाकी का जो लॉ है वो पूरी तरीके से रिवाइव रहेगा। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में कुछ दिनों के लिए बेचारा छिप जाता है, छिप गया, जैसे समझ लीजिए छिप गया, था ही नहीं यहाँ पे, और जब हमने अमेंडमेंट कर दिया तो इट विल अगेन रिवाइव। आप बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, इतना आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप आइए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 13 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है लॉ में क्या क्या आता है। लास्ट क्लॉज देखिए, लॉ, तो आपसे पूछा जाएगा लॉ को कहां डिफाइन किया गया है, पूरी कहानी हो गई थी आर्टिकल 13 पर। तो एक तो आप यहां से याद रखिए आर्टिकल 13 में कि लॉ में क्या क्या है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा, लॉ में रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ सब कुछ लिखा है। पढ़िए इसको एकदम याद कर लीजिए, रूल, रेगुलेशंस, बाय लॉज सब है लॉ। बट कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए क्लॉज 4 लिखा होगा इसमें जो कि ऐड किया गया था, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। ये याद रखिएगा कहां पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस आर्टिकल 13 क्लॉज 4, क्यों 4 ही है ना, और 3 में लॉ को डिफाइन किया है। तो ये पूछ लेगा लॉ को कहां डिफाइन किया है, तो वो बता दीजिएगा। लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ से सुपीरियर चीज है। आर्टिकल 13 बोल रहा है कि लॉ बनाकर पार्लियामेंट एफआर को वॉयलेट और कॉन्ट्रावेन और स्नेच नहीं कर सकती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हम इन एफआर में बदलाव कर सकते हैं और इवन छीन भी सकते हैं। हमने किया भी है, आर्टिकल 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी को छीन लिया, खींच लिया, समाप्त कर दिया। तो क्योंकि वो हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया था, ना कि ऑर्डिनरी लॉ से। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लॉ के माध्यम से आर्टिकल 13 जो कह रहा है वो लॉज पर लग रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। क्लियर है? और ये बड़ी लंबी कहानी चली थी, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ, केशवानंद भारती, हाँ, मिनर्वा मिल्स। तो देयर वर सो मेनी केस लॉज जिसमें ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ चैलेंज किया गया 1951 में कि क्या स्टेट को पावर है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f में दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट है, आप लॉ बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से कैसे छीन सकते हैं। इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर करिए, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, स्नेचेस और कॉन्ट्रावीन द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर पार्ट 3। जब 13(2) में साफ साफ कह दिया कि राज्य हमारे मूलभूत अधिकारों को नहीं छीन सकता, तो आपने 19(1)(f को कैसे छीना? ये मामला शंकरी प्रसाद में पहली बार 1950 में सुप्रीम कोर्ट में गया।
51 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस स्टेट कैन डू सो, कर सकती है केंद्र, पार्लियामेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया है, ना कि ऑर्डिनरी लॉ से। सज्जन सिंह में ये केस में जब ये मैटर दोबारा गया तो वहां भी यही कहा गया कि यस शंकर प्रसाद जजमेंट इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग है, लॉ अलग है। लेकिन सी गोलकनाथ, यहीं पर लिख लीजिए जो मैं बोल रही हूं, अगर आप लोग ना लिखे हो तो रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट वाज द फर्स्ट केस, स्टेट ऑफ पंजाब, दैट वाज द फर्स्ट केस। कब का है? 1965 और 67? लिखा होगा आप लोग के पास, याद आ रहा है? आई थिंक इट्स 71 7 है ना, क्योंकि 65 का तो सज्जन सिंह था, है ना? 71 हाँ, 65 में सज्जन सिंह है, देन 67 में 2 साल बाद ही सी गोलकनाथ आ गया। और इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया, ये भी प्री में आएगा। द रूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग, क्लियर है? पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत पहली बार दिया था। इसका मतलब क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। 50 से लेकर 67, हम लोग लगभग 17 साल आगे बीत गए। तो केंद्र ने और राज्य सरकारों ने लैंड रिफॉर्म किए, जमींदारों से जमीनें छीनी, जैसे यूपी में यूपी ZLR लाए, एमपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में जमींदारों से जमीनें ली गई, लैंड रिफॉर्म किए गए, कंसोलिडेशन किए गए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट को ये करने की पावर ही नहीं थी। तब तो फिर आप सबकी जमीनें वापस करिए, सब पे प्रोजेक्ट चल गए, कहीं रेलवे बन रही है, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, तो आप क्या करें? सबको तोड़ें, सबका वापस करें? इट्स नॉट पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग दी है। अब इस डेट से 1961, मतलब मान लीजिए 1950 में यहां से सुप्रीम पार्लियामेंट ने लोगों की जमीनें लेना स्टार्ट करी, लेते गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया था। 67 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट को तो पावर ही नहीं है। इस बीच में आपने जितने लोगों की जमीनें ले रखी होंगी, क्या करोगे? कैसे वापस करोगे? कैसे रेस्टिट्यूशन कैसे होगा? वापसी कैसे होगी? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ओवर रूलिंग दे रहे हैं, पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब ये जजमेंट इस डेट से आगे से लगेगा, बैक डेट जो चीजें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। गॉट इट? ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हम कोई भी पार्ट चेंज कर सकते हैं, कहीं भी बदलाव कर सकते हैं, पूरे संविधान में कुछ भी कर सकते हैं। बट ये तो एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा, फिर तो पार्लियामेंट कुछ भी करेगी, है ना? तब फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में फिर से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी ना, इसी को एब्सोल्यूट कर लिया, पावर टू अमेंड एनी पार्ट, एनीथिंग, ये कर लिया इन्होंने। मार्जिनल हेडिंग ही चेंज कर ली थी 368 की, ठीक है, पार्लियामेंट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, एब्सोल्यूट पावर तो आपको नहीं है, यू कैन अमेंड डेफिनेटली, बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए इवॉल्व किया था। और बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को देकर कहा आप अमेंड करिए जो करना है, बट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है हमारी, ठीक है, जिस पर पूरा संविधान आधारित है। तो आप FR को अमेंड करिए, DPSP अमेंड करिए, प्रियम्बल को अमेंड कर डालिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो फिलॉसफी है हमारे संविधान की, वो नहीं हटनी चाहिए। वो क्या है? इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सेटअप, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। मैंने बहुत सारे बोल दिए, रिकॉर्डिंग देखकर सारे लिख लीजिएगा। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट है ना, ये लिस्ट आप मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये इंक्लूसिव है। समय आने पर इसमें फेडरल सेटअप भी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हैं, रूल ऑफ लॉ भी है। समय समय पर आपको क्या है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, सरकार बताएगी सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा, तो यू कांट डू सो, आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करने वाला है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया आज, बेसिक स्ट्रक्चर तक। अब कल हम लोग रूल ऑफ लॉ स्पीड में, क्योंकि 12 और 13 थोड़ा बड़ा था,
और प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग 3 से 4, कल 4 आर्टिकल्स करा देंगे, 4 3 4, थोड़ा भी स्पीड में ही करेंगे। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज की क्लास में? नो मैम। ठीक है, अब आपका काम Oh, क्या है, ma'am. जितना पढ़ते जाना है क्लास में उतना लर्न करते जाना है, बस इतना आप मेरे साथ करते चलो। टेस्ट सीरीज आपके लिए बन रही है, खूब सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, खूब टेस्ट लगाइए, खूब रटिए, और प्री ना निकले इसके बाद तो फिर बेकार है। ठीक है, निकलेगा तभी नहीं जब आपको ये तो हो नहीं सकता कि सवाल ऐसा है जो आपको पढ़ाया नहीं गया हो, सवाल तो वही आएगा जो आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसमें आपके साथ कि आपको रिवीजन नहीं पता चला, लगेगा ये वाला क्लॉज सही है कि ये वाला क्लॉज सही है। प्रीएम्बल एकदम याद करिए, आज आपका वर्क क्या है, होमवर्क मैं बता रही हूँ, आपको प्रीएम्बल लर्न करना है, डेली की डेली होमवर्क। हाँ, श्रुति राज कौन है बेटा, न्यू स्टूडेंट है क्या आप कोई? तो डेली की डेली आपको क्या करना है, प्रीएम्बल लर्न करना है, डेली के डेली शेड्यूल लर्न करने हैं, एकदम भूलना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने उस दिन भी बताए थे, लेटेस्ट 100 से लेकर 106 तक सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टिप्स पर हो विद ईयर और उसका क्या टॉपिक है, और उसके बाद क्रैश में जो क्लास चल रही है, जो पढ़ाया गया है, मतलब आज कल तक हमने पूरा कर लिया था 11 तक, और आज हमने 12 13 पूरे कर लिए। इसके जितने डॉक्ट्रिन है, जो क्लॉजेज हैं, वो आपको याद होने चाहिए बिल्कुल टिप्स पर। जैसे लॉ में कस्टम यूजेस भी आएगा, रूल रेगुलेशन बाईलॉज भी आएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगा। तो 13 क्लॉज 4 कब ऐड हुआ किस ईयर में, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, चलिए फिर अभी 1 बजे मिलते हैं फाउंडेशन के बैच में। ओके Okay, thank you, ma'am.